जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। आज की क्लास में हम देखेंगे कि संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं। कहने का मतलब संविधान किस किस देशों के संविधान को पढ़ के उसमें से अच्छी बातों को निकाल के और हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया अपनी ज़रूरतों के अनुसार। ये चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कई बार आरोप लगाया जाता है कि ये बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली सच में देखें तो ये बोरोइंग नहीं है, क्योंकि जिस देश के भी संविधान को हमने पढ़ा तो उसमें से अच्छी चीज़ों को लेके आए, हम अपने संविधान में डालें और उसमें से भी अपने अनुसार इम्प्लीमेंट किए, उसको अपने अनुसार एडजस्ट किए अपनी सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता को देखते हुए। ठीक, तो कई बार ये बोला जाता है कि ये बोरोड है। क्या है कि एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट चाणक्य ने वो बोला था कि दूसरों की गलती से आप सीख लीजिए अगर सफल होना है तो हमने क्या किया कि दूसरों के संविधान को पढ़ा, कई सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, जो अच्छी चीज़ें थी उसको इम्प्लीमेंट की, खराब चीज़ों को छोड़ दिया और अच्छी चीज़ों में भी अपने देश काल परिस्थिति को देखते हुए उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हमने। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन से पार्ट। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का एक बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम पार्ट कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम जिस हिसाब से उस टाइम शासन चलता था उसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक इस शासन व्यवस्था से परिचित थे, इसलिए 1935 को डाल दिया गया इसमें अधिकतर पार्ट को। इसमें क्या क्या डाला गया? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग पहले बन गया था तो लोक सेवा आयोग वैसे ही था, आपातकालीन उपबंध, आपातकाल में क्या होना चाहिए ये सब उपबंध, और प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण मतलब प्रशासन को कैसे वर्क करना चाहिए, ये कहाँ से हम लोग लेके आए? भारत शासन अधिनियम से। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन का उपबंध व प्रशासनिक विवरण को हम लाए भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से हम क्या लाए? कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा, बहुत ही ज़्यादा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लाए? तो ब्रिटेन ने क्या किया था, अपने हिसाब से कानून बनाते थे, तो हम लोग क्या थे कि इसको अच्छी तरीके से जान चुके थे सारे कानूनों को, तो कोशिश किया गया कि भारत शासन अधिनियम से अधिकतर चीज़ें डाली जाए और ब्रिटेन के शासन अधिनियम से भी डाला जाए। ऐसी ही कुछ बात हुई थी कि भाई हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं। क्या था कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत दिनों से देखते आ रहे थे, संसद में कानून बन रहा था। ठीक है, काफ़ी हद तक हम, हालांकि उस टाइम कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन फिर भी बीच में इलेक्शन भी हुए तो हालांकि आए, लेकिन खैर वैसे नहीं थे जैसे अभी हैं। हालांकि संविधान भी तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक परिचित थे, इन सब व्यवस्था थे। तो हमने क्या किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही लागू किया, और भी बहुत सारे कारण थे उसके। तो यूएस के प्रेसिडेंशियल फॉर्म को लागू नहीं किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म को भी ही लागू किया। तो वैसे में अधिकतर चीज़ें या तो भारत शासन अधिनियम से लगाए और नहीं तो ब्रिटेन के संविधान से लगाए, जो शासन व्यवस्था की चीज़ें थी। जो कोर्ट का मामला था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है, यूएस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का पार्ट यूएस से ले लिया। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और हमारी विविधताओं को देखते हुए संसदीय व्यवस्था सबसे बेहतरीन व्यवस्था होती, राज्य अलग काम करे और स्टेट सेंटर अलग काम करे, और अभी तो पंचायती राज व्यवस्था भी जोड़ दी है। तो हमारी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसदीय व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था होती है। ऐसे में हमने क्या किया कि संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से अपना लिया, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीके थे काम करने के, वो कहाँ से अपना लिया? सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाने के लिए यूएस से अपना लिया। तो दुनिया की हर अच्छी चीज़ों को हमने अपने में संविधान में डाला, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनने जा रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनने जा रहा था, सबको अपना हक मिलने वाला था, इसलिए हमने सबसे बेहतरीन चीज़ों को इसमें डाला। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि संविधान कितना बेहतरीन है हमारा। गर्व होना चाहिए एक भारतीय होके। संसदीय शासन ब्रिटेन के, मैंने बता दिया, संसदीय शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन, विधि का ही शासन होगा, मतलब लॉ का ही शासन होगा, लॉ के बिना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉ का शासन। ठीक है, कानून का शासन चलेगा, कानून का ही डंडा चलेगा बोला जाता है ना, वही है। विधायिक प्रक्रिया, कैसे कैसे लॉ बनाने हैं, कैसे विधायी का काम करेगी, उसके लिए एकल नागरिकता, एक ही सिटीजनशिप होगी। जैसे यूएस में 2 सिटीजनशिप होती है, लेकिन वहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, और ब्रिटेन में क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन एक ही सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ फेडरल है लेकिन एक सिटीजनशिप है। फेडरल ले लिए, कहीं ना कहीं यूएस तो सबसे बेहतरीन फेडरल है, लेकिन हमने फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से लिया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ से फेडरल ले लिए, और ब्रिटेन से हमने एक सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि लोगों को जब अलग अलग सिटीजनशिप दे देंगे
सोच लीजिए, थोड़ा अलग अलग सिटीजनशिप दे देंगे तो फिर थोड़ा सा अलगाव होगा ना, हो सकता है, क्योंकि नया नया राष्ट्र बने थे हम, तो एकल नागरिकता की व्यवस्था की है ताकि राष्ट्रवाद विकसित हो सके सबके मन में। हालांकि विकास तो हो ही चुका था राष्ट्रवाद का। मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली को अपनाएं, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में होता है मंत्रिमंडल प्रणाली, कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होगा। उसके बाद द्विसदन होगा, द्विसदन की व्यवस्था होगी, लोकसभा राज्यसभा, ये सब द्विसदन की व्यवस्था। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो यहाँ से हमने मूल अधिकार लिया। ठीक, जो मूल अधिकार है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ से लिए हैं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमने अपने अंदर संसदीय व्यवस्था भी डाला, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी डाल दी है यूएस से। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, अगर कोई भी लॉ गड़बड़ बन जाता है तो जाके सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगी कि संविधान के अनुसार है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड, मतलब कि निरस्त कर दिया जाएगा, अगर है तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हम कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जब इम्पीचमेंट चलेगी और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाएगा। हालांकि कई बार उसको भी इम्पीचमेंट ही बोल देते हैं, महाभियोग। जब महाभियोग लगेगा तो ये कहाँ से वो प्रोसेस लिए हैं, यूएसए से। ठीक है, क्योंकि यूएसए से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, ऐसे में याद हो जाएगा कि इनके जजों को हटाना होगा, तो वो भी प्रोसेस कहाँ से लेंगे, यूएस से, क्योंकि यूएस की न्यायपालिका सबसे स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब है कि जजों को हटाना भी बड़ा मुश्किल है, तो इस हिसाब से थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर यूएस से है, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी पार्ट हमने अपने संविधान में डाला है। क्योंकि अगर विधायिका कुछ या फिर कार्यपालिका कुछ गड़बड़ लॉ बनाती है, मतलब विधायिका गड़बड़ लॉ बनाती है और कार्यपालिका कुछ अपना हथकंडा अपनाती है, ऐसे में न्यायपालिका जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तब तक कैसे उनके कार्यों पे नियंत्रण रख सकेगी, कई बार मतलब अनुचित कार्यों पे, और नागरिकता की स्वतंत्रता कैसे बहाल कर पाएगी। इसके लिए जरूरी था न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। तो जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो उसके जजों को हटाने का भी प्रावधान यूएस से ही लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा टफ होगा, इसलिए इतना आसान नहीं होगा जजों को हटाना। आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हटा नहीं है, इसी से हम देख सकते हैं। ठीक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से लिए हैं भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं, जब भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी डीपीएसपी की बात हो आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो तो हम आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड देश की बात करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को हटाना यूएस से, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से। राष्ट्रपति को उनके पद पे बैठाना है तो आयरलैंड से, मतलब निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, आयरलैंड से। लेकिन अगर उन पे महाभियोग चलाना है तो यूएस से। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे उसका नामांकन हम आयरलैंड से लेंगे। कहने का मतलब है, एक और तरीका बताता हूँ याद करने का। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए न्यायपालिका तो याद हो गया, साथ ही साथ राष्ट्रपति पे महाभियोग। तो देखिए, राष्ट्रपति और न्यायपालिका को कोरिलेट ऐसे हो सकता है कि देखिए, न्यायपालिका तो स्ट्रॉन्ग था, न्यायपालिका ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान यूएस में ही लिखित संविधान है, सबसे स्ट्रॉन्ग संविधान है वहाँ का। हमारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे बेहतरीन संविधान है हमारा। ठीक है, देखा जाए तो कई मामले में। तो अगर यूएस में, एक थोड़ा ट्रिक है याद करने की, बस और कुछ नहीं है। यूएस में अगर न्यायपालिका सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, उनकी सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिजर्वर कौन होता है, प्रोटेक्टर, डिफेंडर कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, रक्षा करने वाले कौन होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, तो वो रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान की बात है रक्षा करने की या फिर प्रोटेक्ट करने की या फिर गार्जियन की, तो एक ही सारी बातें एक ही देश से ली जाएगी। तो गार्जियन की बात मतलब न्यायपालिका की बात ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका से, अब वही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर डिफेंडर है राष्ट्रपति जी, तो वो बात ली गई यूएस से। ठीक, क्लियर है। राज्यपाल की बात में नहीं करेंगे, राज्यपाल भी महामहिम राज्यपाल भी होते हैं, लेकिन उनकी बातें यहाँ नहीं करेंगे, उनकी बातें आगे करेंगे कनाडा में। ठीक है, अब कनाडा का संविधान,
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। क्या है कि यूएस में सशक्त केंद्र है लेकिन राज्य भी वहाँ के बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन यहाँ सशक्त केंद्र है लेकिन राज्य थोड़े उस कम स्ट्रांग है। संघीय व्यवस्था में हम चल रहे हैं लेकिन केंद्र क्या है, सशक्त है। वहाँ राज्य और केंद्र के पास अपनी अपनी बहुत बड़ी बड़ी पावर है, लेकिन यहाँ क्या है, राज्य की थोड़ी कम पावर है, अल्टीमेटली पावर सेंटर की ही चलती है। ठीक है, यही तो 7वीं अनुसूची के चर्चा का विषय रहा है हमेशा कि थोड़ा सा राज्यों को भी पावर दिया जाए। अब वो समय नहीं रहा जो पहले था। आज़ादी के टाइम असल में राज्यों को थोड़ी कम पावर दी गई थी संविधान में और सेंटर को अधिक पावर दिया गया था। आज़ादी के बाद जो संविधान बना, क्योंकि डर था कि कहीं ना कहीं मतलब बंटवारा हुआ था, बंटवारा का दंश हम लोग झेले थे, तो कहीं ना कहीं हमें ये डर था कि फिर से अलग ना हो जाए, इसलिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और राज्यों को थोड़ा सा कम पावर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे 7वीं अनुसूची देखें हैं, और ज़्यादा राज्यों की कम पावर हो गई, लेकिन अब बात की जा रही है कि थोड़ी सी राज्यों को पावर दी जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो कनाडा में संघीय व्यवस्था है लेकिन उसमें राज्य की पावर कम है और केंद्र की पावर अधिक है। जब केंद्र की पावर अधिक हो जाएगी तो इसमें अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में ही निहित होना पड़ेगा। कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्य में नहीं है केंद्र में, तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना पड़ेगा। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जब केंद्र स्ट्रांग है तो क्या कई बार ये आरोप लगाया जाता है अलग अलग सरकारों के बाद, खासकर उन राज्यों के सरकार जो सेंटर में उनकी सरकार नहीं है, उस पार्टी की सरकार नहीं है। कहने का मतलब अलग अलग पार्टी की जब स्टेट और सेंटर में सरकार होती है तो कई बार राज्यपाल के मामले पे टकरार होती है। तो ऐसे में आरोप लगाया जाता है कि मतलब अलग पार्टियों, जैसे पश्चिम बंगाल द्वारा आरोप लगाया जाता है कई बार राज्यपाल पे कि ये तो सेंटर की बातें मानते हैं और ये नहीं करते हैं। हालांकि अलग बात है, ये चर्चा का विषय है, लेकिन फिर भी जब सेंटर स्ट्रांग होगा और राज्यपाल को अपने हिसाब से सेंटर बैठाएगा तो फिर कहीं ना कहीं सेंटर को स्ट्रांग होने की बातें बताता है। तो ऐसे में जब सेंटर स्ट्रांग है और थोड़े से कमज़ोर हैं तो सारी वो बातें जो सेंटर को स्ट्रांग बनाती है और स्टेट को थोड़ी सी कमज़ोर बनाती है वो कहाँ से ली जाएंगी, कनाडा के संविधान से। याद करने का तरीका बस बताने वाला था, इसलिए थोड़ा सा कोरिलेट हो जाए कि राज्यपाल सेंटर के मतलब सेंटर उनकी नियुक्ति करती है, मतलब प्रेसिडेंट करते हैं असल में। तो प्रेसिडेंट अगर उनकी नियुक्ति कर दी है स्टेट गवर्नमेंट में, और कई बार ये लगाया जाता है आरोप कि राज्यपाल सेंटर की सरकार के हिसाब से काम करते हैं, जिस पार्टी की सरकार है उनके हिसाब से काम करते हैं। ये अलग बात है, चर्चा का विषय है, काम करते हैं नहीं करते हैं देखने का विषय है। लेकिन फिर भी आरोप लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आरोप में लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं अगर सेंटर स्ट्रांग है तभी तो आरोप लगाया जाता है। तो जहाँ भी सेंटर स्ट्रांग की बात हुई और फेडरल स्ट्रक्चर में, और जो पार्ट इसको डिसाइड करेगा वो सारे पार्ट कहाँ से लिए जाएंगे, कनाडा से। कहने का मतलब है राज्यपाल कहाँ से लिए जाएंगे, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शी न्याय निर्णय होती है वो भी कनाडा से ली गई है। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। समावर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची में थी, केंद्र और राज्य और समावर्ती में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही मुद्दे पर सेंटर और स्टेट कानून बना दी तो वैसी कंडीशन में सेंटर का कानून ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो समावर्ती सूची कहाँ से ली गई भाई, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। समावर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है भाई, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। संयुक्त बैठक में क्या करते हैं कि जब सरकार को बिल पास कराना होता है और राज्यसभा में उसकी सदस्यता कम होती है, जो रूलिंग पार्टी है तो क्या करती है कि कहीं ना कहीं चाहती है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाए। ऐसे में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। जब संयुक्त बैठक बैठेगी तो वैसे ही लोकसभा का पावर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे राज्यसभा की पावर कम हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में सदस्य कम है और लोकसभा में सदस्य अधिक है। ऐसे में सरकार जो बिल पेश कराई है और पारित कराना चाहती है वो पारित हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, ये बोला जाता है जब संयुक्त बैठक पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन में संयुक्त बैठक हो सकता है, कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन अभी याद करने का तरीका है कि संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर। जर्मनी का वाइमर संविधान ये क्या बोलता है भाई, आपातकाल की बात बोलता है। आपातकाल की बात बोलता है जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल के समय मूलभूत अधिकारों का स्थगन, अगर आपातकाल लग गया ना तो आपके मूलभूत अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब कौन से मूलभूत अधिकार खत्म होंगे, कौन से आपातकाल की कंडीशन में खत्म होंगे, ये पढ़ाया जाएगा आपातकाल में। लेकिन आपातकाल के समय जब मूलभूत अधिकार खत्म होते हैं, स्थगन होता है, वो कंडीशन कहाँ से ली गई है, जर्मनी से। ठीक है। अब सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो था उसका जो संविधान था उसमें क्या था, मूल कर्तव्य के बारे में जहाँ भी बात हो जाए इसका
इसका मतलब सोवियत संघ। ठीक है, तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय शब्द मतलब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श को भी सोवियत संघ से लिया गया है। क्यों? क्योंकि सोवियत समाजवाद का देश है। समाजवाद के देश में लोगों को न्याय नहीं मिलता था, तो समाजवाद सिद्धांत यही बोलता है कि सबको न्याय मिले, सबको हक मिले अपना। तो जो भी जब न्याय की बात होगी, हक की बात होगी, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर पर न्याय की बात होगी तो सोवियत संघ की बात आएगी। यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात होगी तब भी सोवियत संघ की बात आएगी, ये ध्यान रखिए। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सोवियत संघ से लिया गया। आपातकाल का प्रावधान, मूल अधिकारों का आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समावर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसदों के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक होगी तो वो कहाँ से आएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होगा। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्यों होगा? क्योंकि समाजवाद को फॉलो करता है वो देश। ठीक है, उस टाइम करता था तो उस टाइम रखे थे अपने संविधान में, आज भी है, आज भी कर। तो फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श का नारा दिया गया था। तो ऐसे में जब ये पार्ट हम प्रस्तावना में डाले, प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो उस टाइम क्लियर होगा, प्रस्तावना में जो ये पार्ट डाले वो कहाँ से डाले, ये लाइन कहाँ से डाले, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से डाले भाई? ये फ्रांस से डाले कि सब लोग बराबर रहे, समानता रहे और बंधुता, आपस में भाईचारा रहे। तो ये गणतंत्रात्मक शब्द को कहाँ से लिए भाई? ये फ्रांस से लिए। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाए? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन वही राष्ट्रपति की बात आएगी, कहाँ गया ये? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राष्ट्रपति की बात आएगी, राष्ट्रपति का महाभियोग हटाना, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगर न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों की और या फिर उच्चतम न्यायालय की जजों को हटाने की बात आएगी तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगी। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों को जब भी निर्वाचित करना होगा तो ये प्रोसेस लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा जो लॉ के हिसाब से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। गलती से ब्रिटेन मत मार देना, ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, ब्रिटेन के संविधान से रूल ऑफ लॉ को लिया गया है और यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है जापान से। और रूल ऑफ लॉ को कहाँ से लिया गया? कहाँ गया? हाँ, विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा जो विधि द्वारा स्थापित है, तो ये कहाँ से लिया गया है? जापान से। और बड़ा कन्फ्यूजन होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन चलाएगा, क्योंकि लॉ की जब भी बात करेंगे ब्रिटेन ही माइंड में आता है, ऐसा नहीं है। विधि का शासन जब बात करनी होगी तो ब्रिटेन, और जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करनी होगी तो जापान, और जब संसदीय व्यवस्था की बात करनी होगी तो कोई डाउट नहीं है इसमें ब्रिटेन आएगा। विधायी प्रक्रिया की बात होगी, कैसे लॉ बनाए, तो ये कोई डाउट नहीं है ब्रिटेन आएगा। एकल नागरिकता की बात होगी तो मैंने समझा दिया, एकल नागरिकता क्योंकि एकता को बनाए रखना था इसलिए एकल नागरिकता हम लोग दिए तो ब्रिटेन से लेके चले आए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, क्योंकि संसदीय व्यवस्था थी इसमें मंत्रिमंडल की सदस्यता होती है, तो ऐसे में ब्रिटेन के संविधान से हम लाए। परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक होगा या फिर संसद का कुछ विशेषाधिकार होगा, क्योंकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, सोवरन है ब्रिटेन की संसद बहुत पावरफुल है, यूएस का कोर्ट बड़ा पावरफुल है। तो हमने ब्रिटेन के संसद से ये पार्ट उठा लिया विशेषाधिकार का, और यूएस के कोर्ट से भी स्वतंत्रता की बात उठा ली कि कोर्ट कैसे स्वतंत्र रहेगा, वहाँ का न्यायालय कैसे स्वतंत्र रहेगा। तो जब स्वतंत्रता की बात होती है तो जजों की हटाने की प्रक्रिया भी यूएस से ही उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा का समझ में आ गया, सशस्त्र के साथ संघीय व्यवस्था, जहाँ भी कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा वो पार्ट कहाँ से आएगा? कनाडा से। क्लियर? तो कौन कौन से पार्ट सेंटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं? संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होती है, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है जो कहीं नहीं डाली गई वो केंद्र के साथ पास चली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र स्ट्रॉन्ग है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र स्ट्रॉन्ग है। और नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के पारदर्शी न्याय का निर्णयन, तो कनाडा के संविधान से ये सब कुछ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समावर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की जब भी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो कहने का मतलब है आज ये पूरा हम देखें कि संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पार्ट लिया गया है। अगले लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।